Subscribe now. Press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बुस्सन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बुस्सन पर। सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप इससे पहले के सभी प्रैक्टिस को देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो वहां आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए, हिंदी में जो है आपके चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, स्टेट टेट कोई भी हो, चाहे एमपी टेट हो, आपका गद्यांश, देखिए टेट में गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं। सुपर टेट में आपका केवल गद्यांश रहेगा। तो गद्यांश के साथ साथ इसमें हम आपके हिंदी के इम्पोर्टेंट जो व्याकरण से भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी से क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। ये आपके सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा एवं जो भी आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये गद्यांश से आपका प्रश्न संख्या 1 से 5 तक गद्यांश से आपको आंसर करना है क्वेश्चन का। ये गद्यांश से क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं, बात तो ये गद्यांश पढ़ करके आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक शांत रहो सुखी रहो। देखिए, शीर्षक भी आप गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी गद्यांश का जो शीर्षक है निकालने का। देखिए, हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। इस गद्यांश में जो भी पूरा टॉपिक लिखा गया है आपका इसी पे है कि शांत रहो और सुखी रहो। तो अब आपको पता चल गया है कि शीर्षक कैसे हमें पता करना है। तो जो भी मेन पॉइंट होता है कि जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको एक छोटी से शब्द में संजोना है, वो आपका शीर्षक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध अपने स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया? देखिए, शीर्षक ही मेन पॉइंट होता है जो आपके पूरे गद्यांश को बताता है कि इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो ये महायोग नाम दिया गया है। इस गद्यांश में हम देखते हैं आपको कि आंसर कैसे महायोग आया है। क्वेश्चन, क्रोध अपने स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया? क्या आप इन बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर हमने तो शांत रखना ही योग है। देखिए, पर अपने को शांत रखना ही योग है और इस महायोग को प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको मिल गया है कि इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं और पर अपने आप को शांत रखना ही महायोग है। तो यहाँ मिल गया आपको कि अपने आप को स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो गया। क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? देखिए मित्रों, जो अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, रेट, तो जो भी आपके गद्यांश से क्वेश्चन आपको छांटना है बिल्कुल इसी टाइप से जैसे हमने आपको बताया है, ऐसे पढ़ कर के निकालना है। थोड़ा समय को देखते हुए आप कोशिश करिएगा, पहले से प्रैक्टिस खूब करके जाइएगा ताकि आपको आसानी हो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का आंसर करने में। तो क्रोध को काबू करने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? आपको इसी जो गद्यांश हमने दिया है इसी से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो है पाचन क्रिया से जुड़े। देखिए, हम गद्यांश की तरफ ले चलते हैं आपको। गद्यांश को आप पूरा पढ़ लीजिएगा एग्जाम हॉल में, ज़रूर थोड़ा जल्दी से पढ़िएगा ताकि समय भी कम आप जका जाए
जाए, क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन आनंदमय होगा। और पढ़ेंगे जब लास्ट आपका नीचे आएंगे, उपचार के बिना पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। तो यहीं से आपका आंसर निकल के आया कि पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्रोध को काबू में रखने से मुक्तः कौन कौन से रोग दूर भागते हैं। तो पाचन क्रिया से जुड़े यही मिला था ना, देख लीजिएगा एक बार और, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आंसर निकालने में। आपको जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं वैसे आपको एग्जाम में निकालना होगा। देखिए ये लिखा है ना यहाँ से कि पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाते हैं। बस इतना पॉइंट पकड़ लीजिएगा, ऊपर से आपको नहीं पढ़ना, काफ़ी कुछ नहीं खींचना है। जहाँ से आपको आंसर ठीक लग जाता है वहीं से आप निकाल लीजिए। चौथा है आपका क्वेश्चन, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं। तो ये ओजस्वी चेहरे पर। देखिए ये कहाँ मिला है हमको गद्यांश में, देखिए हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। देखिए चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं, यही क्वेश्चन बना था आपका। रेखाएं उभर आती हैं, यही आपका पॉइंट है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं। तो हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। तो ये चौथा का आंसर हो गया आपका। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो हम गद्यांश की तरफ ना बढ़ के पहले आपको आंसर बताते हैं, क्रोध की अनुभव डायरी पर लिखें। ये आपका गद्यांश से ही आंसर बना है। देखिए क्वेश्चन क्या था, शांत रहने की प्रक्रिया में। तो यहाँ लिखा है आपका पॉइंट, आपका ये देखिए गद्यांश का, जब हम शांत नहीं रह सके कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। और यहाँ देखिए शांत लिखा है, शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनिक डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें। देखिए 2-3 पॉइंट हमने पढ़ा पहले, अब यहाँ भी शांत रहने की प्रक्रिया की बात करी। यहाँ जब हम शांत नहीं रह सके तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो देखिए शांत रहने की प्रक्रिया में, यहाँ तक आपके क्वेश्चन से मिल रहा है। फिर यदि हम रात को शयन कक्ष में जाने से पूर्व, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो रात को शयन कक्ष, देखिए शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए क्या करें, ये क्वेश्चन था। तो अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें। जब हम शांत नहीं रह सके कुछ दिन बाद अपनी दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपका यहीं से बना था कि शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो क्रोध की अनुभव डायरी पर लिखें। और तो कोई आंसर आपका बन नहीं पाएगा, आप खुद से देख लीजिए कि शांत वातावरण में सोने जाएं, डायरी पर लिखें, विश्वासपूर्वक प्रभु को प्रार्थना करें। ये कोई पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं, तो आप क्या लगा देंगे, देख लीजिए खुद से। शांत रहने की प्रक्रिया में यहाँ देखिए कोई प्रभु, विश्वास, कोई ऐसी बात तो आई नहीं है। दंडे डायरी की बात की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट भी सबसे पहले मिलती है। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं, उच्छ्वास।
का सही संधि विच्छेद है? तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत्धनवास। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है व्यंजन संधि, अगर संधि की बात करें तो व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण, ध्यान रखिए, कुछ परिभाषा नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाह रहे हो तो। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण अथवा स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अगर जगत धन ईस आ जाए, जगत धन ईस, तो ये आपका व्यंजन संधि है। देखिए ये आपका व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो रहा है और यहाँ स्वर के साथ व्यंजन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो वातावरण की दृष्टि से क्या है? ये आपको तो के बारे में बताना है कि ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये निपात है। देखिए साधारणतः निपात अपव्यय ही है। हिंदी में अधिकतर निपात शब्द समूह के बाद आते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको वे बल प्रदान करते हैं, जैसे हाँ, जी, हाँ आ जाए, जी आ जाए, नहीं, मत, क्या, काश, तो, ठीक, लगभग आदि, ये सब निपात हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता में माधुरतापन है। तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। आपको शुद्ध वाक्य खोजना है। करेक्ट हो जाएगा, तुलसी की कविता का माधुर्य गुण प्रधान है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए माधुर्यता तथा मधुरतापन शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप माधुर्य एवं मधुरता होता है। माधुर्य एवं मधुरता होता है। ये माधुर्यता मधुरतापन, तो ये हमने आपको बताए हैं कि ये त्रुटिपूर्ण शब्द हैं, तो ये आपके नहीं होंगे। माधुर्य और मधुरता, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजक बताइए। मूर्धन्य व्यंजन, करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका टा टा डा ढा अड़ा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है मूर्धन्य व्यंजन है। अगर मूर्धन्य व्यंजन में और व्यंजन पूछे जाए तो आपका री और रा, ध्यान रखिएगा। री, रा और सा, खटकोड़ वाला सा जो होता है आपका। अगर पाफा बा बा की बात करें तो ये जो है ओष्ठ व्यंजन है, और काखा गाघा अंगा अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ये कंठ व्यंजन है। ताथा दाधा की बात करें तो ये दंत व्यंजन है, याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपका इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है? देखिए हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। का से माँ तक, नोट डाउन कर लीजिएगा, का से माँ तक ये आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो आपके 4 होते हैं, या, रा, ला और वा।
ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। सा और खटखोड़ वाला सा आपका, सीटी वाला सा, खटखोड़ वाला सा, और ये सरौता वाला सा और हा। ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन है, याद रख लीजिएगा, या तो आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे आपके यूपी टेट हो, रीट हो, या आपकी कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, कांस्टेबल की हो, एसएससी की हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11। वर्ग, वक्त, वक्र, वर्ग। देखिए हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द होगा आपका ये वक्त। व धन आधा का आपका हो जाएगा प्लसता वक्त। देखिए वरक की अगर बात करें तो वा धन रा और का आपका वरक होगा। वक्र की अगर बात करें तो वा धन का और प्लस रा होगा। तीसरा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अयोगवाह वर्णमाला की अनुस्वार अन और आहा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आ और आहा ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूजनी। ये आपका शुद्ध शब्द है। बाकी की अगर बात करें पूजनी तो ये भी आपका अशुद्ध है। पूजनी, पूजनी खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुसंगिक। बाकी ये आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि ये विकल्प जो है असंगत हैं। जिसका जन्म पहले हुआ है इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। देखिए जिसका जन्म पहले हुआ है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रज। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर जिसका जन्म बाद में हुआ हो पूछ ले एग्जाम में तो आपको मानना है अनुज, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जानने वाले को क्या कहा जाता है तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी में है सर्वक्ष। और जो 2 बार जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है द्विज। ये 3-4 जो हमने आपको बताए हैं ध्यान रखिएगा, या तो आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, समय देंगे तो यकीन मानिए आपको कंप्लीट तैयारी आपकी जो भी करेंगे, चाहे हिंदी से करें पर्यावरण की करें, अच्छे से आप कर पाएंगे। सजावट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो सजावट में आपको प्रत्यय बताना है। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवट। सजावट इसमें आवट प्रत्यय है। देखिए शब्द के पीछे जो अक्षर लगाया जाता है वो आपके प्रत्यय होते हैं। बस आप इतने से क्लियर कर लीजिए, जैसे आपका सजावट तो ये आपका पीछे आवट लगा है,
पढ़ेंगे तो आपका आवाज़ निकल के आ रहा है। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त तो वाक्य का कारक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का लड़का पेड़ से गिरा तो ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया अपादान कारक? तो लड़का पेड़ से गिरा, भाई अलगाव की स्थिति है इसमें कि लड़का पेड़ से अलग हो गया जब गिर गया। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ये आपका अपादान कारक है, अलग होने की बात करी गई है। जहाँ आपको अलगाव की बात आ जाए तो बिल्कुल आँख मूंद करके मार देना है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पुत्री का तनय जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुत्री के पर्यायवाची शब्द अगर पूछे जाए एग्जाम में तो आपको सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी, तनुजा, तनया। तनय नहीं, ध्यान रखिएगा, तनया अगर आ जाए तो ठीक है। तनय आपका पूछा है, जो तनय जो होता है वो पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ आपका पूछा गया था कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये जो है तनय ये पुत्र का है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 19 चौराहा में द्विगु समास है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 4 राहों का समाहार हुआ है इसमें। देखिए, जिस समास में पूर्ववत संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इतना डिफिनेशन ध्यान रखिएगा, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। हर एक समास का आपको ध्यान रखना है। जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी मति झट सोचने वाली हो, क्वेश्चन नंबर 20, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका प्रत्युत्पन्नमति। आपका ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि जिसकी मति झट सोचने वाली हो। देखिए, कुशाग्र बुद्धि की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जिसकी बुद्धि कुश की अग्र यानी नोक की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। और दूरदर्शी की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसके लिए एक शब्द आपका दूरदर्शी हो जाएगा। देखिए, आपकी इसमें टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके सुपर टेट में आने वाले हैं। आपके सुपर टेट में 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश और संस्कृत के होंगे। कुल मिलाकर आपको भाषा से, लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपके 20 जो आपके हिंदी से आएंगे क्वेश्चन, उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। साथ में जो ये क्वेश्चन थे आपके प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, ये हमने आपको बार बार बताया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।